स्क्वाट को हमेशा से किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज माना जाता है। इस कंपाउंड और चैलेंजिंग मूव में लोअर बॉडी के सभी मसल ग्रुप्स इंगेज होते हैं और ये लोअर बॉडी के तीनों जॉइंट्स के फुल रेंज ऑफ मोशन को यूज़ करता है। इसलिए एक डीप स्क्वाट परफॉर्म कर पाना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों हम स्क्वाट जैसा इतनी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्या क्या कारण है उसके, उन कारणों को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और आगे ऐसे कौन कौन से ड्रिल्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम स्क्वाट परफॉर्म करने का अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं। मोस्ट कॉमन जो 2 रीजंस होते हैं स्क्वाट ना परफॉर्म करने के, उसमें से सबसे पहला है लैक ऑफ जॉइंट मोबिलिटी। हाँ जी, लैक ऑफ जॉइंट मोबिलिटी से मेरा मतलब है हमारे लोअर बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, उनकी मोबिलिटी जब कम हो जाती है किसी भी रीजन के कारण, चाहे हमारा वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जिसके कारण से हम फिजिकल एक्टिविटीज में इतने इन्वॉल्व ना है, और या फिर हमारा ओवरवेट होना भी एक रीजन हो सकता है कि हम अपने जॉइंट्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमारी रेंज ऑफ मोशन, हमारी मोबिलिटी, जॉइंट्स की मूव करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब हम चाहते हैं कि स्क्वाट जैसा मूवमेंट जहाँ पे आपको फुल रेंज ऑफ मोशन चाहिए, अपने हिप, नी और एंकल में कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन चाहिए, उसे हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्पेसिफिकली डीप स्क्वाट्स में आपको फुल रेंज ऑफ मोशन इन तीनों जॉइंट में चाहिए। तो इस वजह से हम अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवरवेट होने के कारण से वो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे खोने लगते हैं, जिसके कारण से हम टाइम के साथ अनेबल अपने आप को महसूस करते हैं स्क्वाट परफॉर्म करने से। दूसरा जो रीजन है वो है लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन मसल्स अराउंड द जॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट्स मोबिलिटी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वाट या किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है मसल स्ट्रेंथ। वो मसल्स जो उस जॉइंट के अराउंड पाई जाती है, उनकी स्ट्रेंथ भी, जब हम जॉइंट को फुल रेंज ऑफ मोशन में यूज करना कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी मसल्स भी उस रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना कम कर देती हैं, जिसके कारण से बाय द टाइम वो अपनी स्ट्रेंथ खोने लगती हैं। और इवेंचुअली जब हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई चैलेंजिंग एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट परफॉर्म करें, तो लैक ऑफ मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन की कमी के कारण और मसल स्ट्रेंथ की कमी के कारण हम ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ड्रिल्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपनी जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और अपनी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में ये सारी ड्रिल्स मैं आपको बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिवली आपको डिटेल में मेंशन करूंगी कि किस तरह से आपको अपनी जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज करना है और किस तरह से आपको स्क्वाट को प्रोग्रेस करना है, एक स्टार्टिंग फेज से एक रिग्रेसिव फेज से प्रोग्रेसिव फेज की तरफ किस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अपनी जॉइंट मोबिलिटी ड्रिल्स शुरू करने के लिए सबसे पहले हम रॉकिंग परफॉर्म करेंगे। उसके लिए इस तरह से इस पोजीशन में आके अपने शोल्डर विड्थ डिस्टेंस पे अपने हाथों को प्लेस कर लीजिए और धीरे धीरे आगे और पीछे रॉक करने की कोशिश कीजिए। डे बाय डे अपने रॉकिंग रेंज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करिए और ज़्यादा आगे की तरफ और पीछे की तरफ अपने आप को पुश करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी हिप मोबिलिटी, आपकी नी मोबिलिटी और थोड़ा बहुत आपके एंकल जॉइंट की मोबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। इसके 3 से 5 रेप्स परफॉर्म करना 2 से 3 सेट में हर रोज़ काफ़ी है। नेक्स्ट ड्रिल परफॉर्म करने के लिए आपको इस तरह से एक स्कार्फ या दुपट्टा चाहिए। उसे इस तरह से अपने घुटने से थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस कर लीजिए और इस दुपट्टे की सहायता से अपने नी जॉइंट्स को अपने बॉडी की तरफ, अपने चेस्ट की तरफ पुल करने की कोशिश कीजिए। अपने स्टमक को थोड़ा अंदर की तरफ सक करिए और अपने दोनों नी जॉइंट्स को अपने बॉडी की तरफ पुल जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा पॉज ज़रूर दीजिए। स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करके वो थोड़ी देर रहने दीजिए और डे बाय डे इस स्ट्रेच की डिग्री को, इस स्ट्रेच के एक्सटेंट को बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट ड्रिल में भी आपको इस दुपट्टे को यूज़ करना है। अपने पैरों के बीच में इसे इस तरह से प्लेस कर लीजिए
और पीछे की तरफ रोल हो जाइए, दुपट्टा स्लिप मत होने दीजिए और इस तरह से अपने बॉडी की तरफ, अपने फेस की तरफ उसे पुल करके रखिए। ये एक साथ आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी और आपके एंकल जॉइंट की मोबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट ड्रिल में इस तरह से आपको एक थाई के ऊपर अपने दूसरे पैर को रख लेना है और दुपट्टे को वहीं पे प्लेस करना है जहाँ पे हम पहले से कर रहे हैं और इस तरह से थोड़े थोड़े पल्सेस देने हैं। थोड़े थोड़े पल्सेस देके अपने चेस्ट की तरफ पुल करने की कोशिश कर। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग और आपके हिप फ्लेक्सर्स दोनों ही स्ट्रेच होते हैं और आपके एक्सटर्नल रोटेटर, जो लेग आपने मोड़ी हुई है, अपने थाई के ऊपर रेस्ट करी हुई है, जैसे कि इस वक्त मेरी जो राइट लेग है उसके एक्सटर्नल रोटेटर्स भी स्ट्रेच होते हैं। तो इस तरह से ये स्कार्फ ड्रिल्स परफॉर्म करने से हमारे हिप फ्लेक्सर्स और हमारे एक्सटर्नल रोटेटर्स सभी एक साथ स्ट्रेच होते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि ये हम खुद कर सकते हैं, हमें इसके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ड्रिल में आपको इस तरह से लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठना है और अपने बैक को स्ट्रेट बनाए रखते हुए आगे की तरफ रीच आउट करना है। अपने टोज़ को टच करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको अपने आर्म्स और अपने लेग्स को एक दूसरे के पैरेलल रखना है और इस तरह से सामने की तरफ रीच आउट करना है। इससे आपकी हैमस्ट्रिंग और आपकी हिप मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसके बाद की जो ड्रिल्स हैं उनके लिए भी हमें एक दुपट्टा चाहिए, एक लंबा दुपट्टा जो कि हर घर में अवेलेबल होता है और एक डोर चाहिए, वो भी हर घर में अवेलेबल होता है। इस तरह से दुपट्टे को डोर पे प्लेस कर लीजिए, शोल्डर विद स्टांस लीजिए और दुपट्टे को पकड़ के थोड़ा थोड़ा नीचे अपने बॉडी को लोअर करिए। ये दुपट्टा आपको असिस्ट करेगा अपने बॉडी को लोअर करने में। अगर आप इसमें अपनी हील्स को उठा रहे हैं और अपने 4 फुट पे आ रहे हैं तो अपने हील्स को एलिवेट कर लीजिए, कोई प्लेट्स रख लीजिए नीचे या कोई भी एलिवेटेड चीज़ अगर आपके पास है तो उसे अपने हील्स के नीचे प्लेस कीजिए। अपने पंजों को, अपने 4 फुट को फर्श पे रखिए, फ्लोर पे रहने दीजिए। इस तरह से आपको ये स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं। ये दुपट्टा आपको बहुत असिस्ट करेगा अपने बॉडी को लोअर करने में और अपने आप को ऊपर उठाने में। इससे आप पीछे गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्रेशन में आपको बिना इस हील एलिवेट किए ये परफॉर्म करना है। आपको कोशिश करनी है कि आपकी हील्स फ्लोर पे टच रहें, फ्लोर से उठे ना। और जितना आप डीप जा सकते हैं, अगर आप जितना मैं कर रही हूँ उतना डीप नहीं जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपकी हील, आपका पूरा का पूरा सोल फ्लोर पे टच रहना चाहिए। आपका बॉडी किसी भी लेवल पे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी हील हमेशा फ्लोर पे रहनी चाहिए और आपका पूरा सोल भी। नेक्स्ट ड्रिल है हमारी एंकल मोबिलिटी को एड्रेस करेगी। कोई भी एलिवेटेड सरफेस लीजिए और सपोर्ट लीजिए। अगर आपके साइड में कोई हैंडल है तो उसे पकड़ लीजिए, जिस तरह से मैंने सोफ़ा का सपोर्ट लिया हुआ है। आप कोई पकड़ने वाली चीज़ अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। ये एलिवेटेड लंज स्ट्रेच है, इसमें अपने नी को सामने की तरफ पॉइंट करके रखना है। आपने नी को अंदर या बाहर की तरफ विड्रॉ नहीं करना है, नी बिल्कुल सामने की तरफ पॉइंट करेगा। और इस तरह से इसमें भी आपको अपनी हील जो भी आपका एलिवेटेड सरफेस है उस पर टच करके रखनी है। ये ऑलवेज़ आपको सपोर्टेडली ही करना है, आपको सपोर्ट लेकर ही करना है। मैं बिना सपोर्ट के, मैंने इसलिए ताकि मैं आपको साइड से दिखा सकूं इसलिए कर रही हूँ, लेकिन आपको इसमें 100% सपोर्ट लेना है। जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, तब आप सोचिए कि हाँ बिना सपोर्ट के करें। और धीरे धीरे इसमें अपने बैक लेग की नी को भी बेंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका जो वर्किंग लेग है, जो फ्रंट लेग है, उसके हिप फ्लेक्सर्स और एंकल जॉइंट मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकें। नेक्स्ट ड्रिल है हमारी वॉल लीन। इसमें हमें सिंपली वॉल पे लीन करना है, लेकिन इसमें स्पेशली इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी हील बिल्कुल भी रेज नहीं होनी चाहिए। इसमें डे बाय डे एक एक थोड़ा थोड़ा स्टेप पीछे लेते रहिए और लीन करिए, लेकिन अपनी हील को हमेशा फ्लोर पे टच करके रखिए। अगर अपनी हील आप उठा लेंगे तो फिर ये
फिर ये जो ड्रिल है ये बेअसर हो जाएगी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक कुछ दिन लीजिए, 5 दिन 10 दिन इस ड्रिल को फॉलो करने में, और अपने आप निशान भी आप मार्क कर सकते हैं कि लास्ट टाइम आपका पैरों का प्लेसमेंट कहाँ था। तो ये सारे ड्रिल्स फॉलो करके हम अपनी जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम अपने तीनों जॉइंट्स को, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, तीनों जॉइंट की मोबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने जॉइंट मोबिलिटी पे वर्क किया है, अब हम मसल स्ट्रेंथ पे भी हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ प्रोग्रेशंस जो आप फॉलो कर सकते हैं एज अ कंप्लीट बिगिनर्स, उनमें से है चेयर स्क्वाट। चेयर स्क्वाट परफॉर्म करने के बाद आप अपनी चेयर की हाइट, जिस हाइट पे आप बैठे हुए हैं, उस हाइट को धीरे धीरे नीचे करते जाइए ताकि आपको आपका मसल्स को उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़े आपके बॉडी को स्टैंड अप पोजीशन में लाने के लिए उस लोअर सरफेस से। तो जैसे जैसे हम वो सरफेस नीचे करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके मसल्स को एफर्ट करना पड़ेगा और उतना ही ज्यादा आपके मसल्स अडेप्ट होंगे उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिग्रेशंस हैं जो आप फॉलो करके आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। चेयर स्क्वाट एक बेसिक प्रोग्रेशन होता है जो हर कोई परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हम दिन में बहुत बार चेयर पे बैठते और उठते हैं, इसलिए इसे इस तरह से परफॉर्म कीजिए और डे बाय डे इस सरफेस को जिस पे आप बैठ रहे हैं उसे नीचे करते जाइए ताकि आपके मसल्स और स्ट्रेंथन हो और आपकी जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज़ हो और आप अपने बॉडी को नीचे से, ज़्यादा नीचे से और ऊपर तक उठा पाएँ, और इवेंचुअली जो भी आपके सरफेसेस हैं वो हटा दीजिए ताकि आप फाइनली एक स्टैंडर्ड स्क्वाट परफॉर्म कर पाएँ। तो ये थे आज के वीडियो के दोनों टॉपिक्स। लैक ऑफ जॉइंट मोबिलिटी को एड्रेस किया हमने और अपने मसल स्ट्रेंथ पे वर्क किया। अब एक और बोनस सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि इन दोनों सिचुएशंस को अगर आप परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको फिर से रिग्रेशन से शुरू ना करने, ओल्ड एज तक भी आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते रहें, तो प्लीज आज से ही अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को प्रेफरेंस दीजिए। जिस तरह से आप बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, अपनी बॉडी की तरफ भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाइए और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक हेल्दी लाइफस्टाइल पिक करने की कोशिश कीजिए और अपना बॉडी वेट, एक एवरेज वेट, जो भी आपका एवरेज वेट है आपकी एज, आपके जेंडर और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, उस एवरेज वेट के आसपास अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ओवरवेट होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से या फिर इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर फेस ना करने पड़े और आप एक फिट और हेल्दी लाइफ जी पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।